मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि कब्ज़ा या पजेशन। ये जो कब्ज़े का टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कब्ज़ा कितने टाइप्स का होता है और कब्ज़े के लिए क्या मेन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और भी कई सारे पॉइंट जो हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें कब्ज़े के टॉपिक की कि कब्ज़ा होता क्या है, तो सिंपली इसके डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं सिंपल वर्ड में कि आप किसको कब्ज़ा कहोगे। तो किसी भी व्यक्ति का किसी चीज़ पर फिजिकल कंट्रोल या उसका उस चीज़ के साथ जो फिजिकल भौतिक नियंत्रण होता है उसको कहते हैं कब्ज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक पेन है या फिर आपके पास एक बुक है, तो उस बुक पर, उस पेन पर आपका जो फिजिकल कंट्रोल होगा या आपका जो भौतिक नियंत्रण होगा उसको कहेंगे कब्ज़ा। सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब्ज़ा किसे कहेंगे। अगर बात करें हम कब्ज़े की, तो कब्ज़े को लॉ की नज़र में, कानून की दृष्टि में स्वामित्व का सबसे पहला प्रमाण माना जाता है। यानी कि जब आपको किसी चीज़ पर ओनरशिप मिलती है, किसी चीज़ पर स्वामित्व या मालिकाना हक मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या साबित करना पड़ेगा? सबसे पहले कि मेरा इस चीज़ पर कब्ज़ा है। तो कब्ज़ा जो है लॉ की नज़र में स्वामित्व का सबसे पहला प्रमाण, सबसे पहला सबूत है। अगर कोई व्यक्ति किसी के कब्ज़े में दखल देता है तो उसे संपत्ति पर अपना बेहतर हक साबित करना होगा। तो कब्ज़े के टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ये टॉपिक, बट इतना है नहीं। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कब्ज़े की डेफिनेशन की। देखिए, वैसे तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने कब्ज़े को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, बट अगर बात करें हम सामंड की, सामंड ने कब्ज़े के बारे में कहा है कि कब्ज़ा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्तियों के बीच में जो लगातार संबंध है उसको कब्ज़ा कहते हैं। यानी आपके पास कोई चीज़ है और आपका उस पर लगातार बिना किसी ब्रेक के आपने उस पर कंट्रोल रखा हुआ है, तो उसको कहेंगे कब्ज़ा। तो एक चीज़ और एक व्यक्ति के बीच में जो लगातार संबंध होता है, जो लगातार कंट्रोल होता है, उसको सामंड ने कब्ज़ा कहा है। सिंपल है। वैसे एक और ज्यूरिस्ट हैं, हेनरी मेन। हेनरी मेन को आपको ध्यान होगा, जब हमने स्कूल्स पढ़े थे उसमें हमने हिस्टोरिकल स्कूल में हेनरी मेन को पढ़ा था। तो ये फेमस ज्यूरिस्ट है। इन्होंने भी कब्ज़े को डिफ़ाइन करते हुए कहा है कि कब्ज़ा किसी चीज़ को अपना समझकर अपने पास अपनी इच्छा से रखने को कहते हैं। आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, उसको आप अपना समझते हैं, अपने पास अपनी इच्छा से रखते हैं, तो उसको कब्ज़ा कहते हैं। और उस पर उस व्यक्ति का फिजिकल कंट्रोल भी होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति का फिजिकल राइट अगर है किसी चीज़ पर जो उसके पास अपनी इच्छा से है, उसको कहेंगे कब्ज़ा। ऐसा कहना है हेनरी मेन का। बट अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सामंड की डेफिनेशन सिंपल है औरों के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं कब्ज़े के मेन एलिमेंट्स की, यानी कब्ज़े के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो अगर कब्ज़े के मेन एलिमेंट्स की बात की जाए कि कब्ज़े के लिए क्या ज़रूरी तत्व हैं, तो उसमें पहला है कब्ज़े का काय। कब्ज़े का काय यानी कि उसका फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, इसको आप फिजिकल एलिमेंट भी कह सकते हो। दूसरा है धारणाशय, यानी उसका मेंटल एलिमेंट, यानी कि किसी चीज़ को धारण करने का आपका आशय, आपकी इंटेंशन। पहले वाले की अगर हम बात करें कब्ज़े का काय, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट होना। यानी कोई चीज़ आपके फिजिकल कांटेक्ट में है तो आप उसको कहोगे कब्ज़े का काय। और अगर आपकी इंटेंशन भी है उस चीज़ को अपने पास रखने की, उसको कब्ज़े में रखने की, तो उसे कहेंगे इसका इंटेंशन, उसका धारणाशय। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कब्ज़े के काय की।
कब्जे के काय को आप क्या कहोगे, भौतिक तत्व, इसको कहते हैं फिर भौतिक तत्व, यानी कि एक्चुअल में आपका कांटेक्ट है उस चीज़ से। जैसे कि अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे कहोगे आपकी कोई चीज़ आपके एक्चुअल कंट्रोल में है। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, या एक बुक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उस पर आपका कब्जा है। और मान लीजिए आप जैसे जेब से पेन निकालते वक्त आपका जैसे फ़ोन भी बाहर गिर जाता है, तो उस पर आपका कब्जा तब तक माना जाएगा जब तक वो किसी और के कब्जे में ना आ जाए। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में ही हो, लेकिन फिर भी वो आपके कब्जे में ही होती हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है कब्जे के लिए, वो है उस चीज़ पर आपका फिजिकल कंट्रोल होना, आपका भौतिक नियंत्रण होना चाहिए। और इसके अंदर आप दूसरों को अपने इस राइट से वंचित करने का अधिकार भी रखते हो। किसी चीज़ पर कंट्रोल ये दिखाता है कि उसके उपयोग में आप दूसरे व्यक्ति किसी भी तरह का कोई बाधा, किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। कब्जा तब तक बना रहता है जब तक उस वस्तु पर आपका फिजिकल कंट्रोल बना रहता है। जैसे ही आपका कंट्रोल खत्म होता है तो कब्जा भी खत्म हो जाता है। ये था इसका पहला मेन एलिमेंट। अगर बात करें कब्जे के दूसरे आवश्यक तत्व की, तो वो है धारणाशय, जिसे मैंने आपको बताया था कि इसे मेंटल एलिमेंट भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एनिमस, यानी कि इंटेंशन। आपकी अगर किसी चीज़ पे कब्जा रखने की आपका आशय है, आपकी इंटेंशन है, तो आपका कब्जा पूरा माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो किसी चीज़ पर केवल फिजिकल कंट्रोल ही कब्जे के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस चीज़ को अगर आप धारण करने का आशय भी रखते हैं, उस चीज़ को आप ये चाहते हैं कि मेरी ऐसी इंटेंशन है कि मैं इस चीज़ को अपने कब्जे में रखूं, तब कब्जा आपका पूरा माना जाएगा। यानी फिजिकल कंट्रोल के साथ साथ उस पर आपको कंट्रोल रखने का आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि ये इस चीज़ पर आपका कब्जा है। अगर हम बात करें इस मेन आवश्यक तत्व की, तो इसको आप, क्योंकि हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसको मेंटल एलिमेंट भी कहते हैं, और दोनों ही चीज़ की ज़रूरत होती है इसके लिए। यानी कि आपका इरादा भी होना चाहिए उस चीज़ पर कब्जा रखने का। ये तो थी इसके मेन एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं कब्जा कितनी तरह का होता है, कितने प्रकार होते हैं कब्जे के। तो पहला है आपका तत्कालिक या मध्यवर्ती कब्जा। अब अगर हम तत्कालिक या मध्यवर्ती कब्जे की बात करें, तो पहले वाला कब्जा जो है वो एक ऐसा कब्जा है जो व्यक्ति सीधे खुद ही प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप के पास एक कार है, आप उसके मालिक हो और वो आपके कब्जे में भी है वो कार, तो सीधा इस कब्जे को आप तत्कालिक कहोगे। आपने किसी के माध्यम से इसको प्राप्त नहीं किया, आपने सीधे आप मार्केट गए, आपने कार खरीदी और आपके पास वो कब्जे में आ गई, तो ये हो गया आपका तत्कालिक कब्जा। नेक्स्ट है आपका मध्यवर्ती कब्जा। मध्यवर्ती कब्जे का मतलब होता है एक ऐसा कब्जा किसी चीज़ पर जो आप दूसरे के माध्यम से प्राप्त करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को मार्केट भेजा और उससे एक बुक मंगाई खरीद कर, तो वो जो बुक खरीद कर लाकर आपको देता है, उस बुक पर जो आपका कब्जा हुआ उस सर्वेंट के माध्यम से, वो होता है मध्यवर्ती कब्जा। तो जो सीधा प्राप्त किया वो तत्कालिक कब्जा, और जो दूसरों के माध्यम से प्राप्त किया वो मध्यवर्ती कब्जा। एक होता है मूर्त और अमूर्त कब्जा। मूर्त का मतलब होता है ऐसी चीज़ों पर कब्जा जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना। जैसे कि मकान है, ज़मीन है, स्कूटर है, बाइक है, पेन है, बुक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। और अमूर्त कब्जा होता है एक ऐसा कब्जा जिसे आप ऐसी चीज़ों पर रखते हो जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि आपका ज़मीन है, कोई ज़मीन पर आपको आने जाने का अधिकार है, या ज़मीन में आपका कोई हित है, या कॉपीराइट है, पेटेंट है, कुछ ऐसे राइट्स आपको मिले होते हैं, तो राइट्स को आप देख थोड़ी ना सकते हो, तो वो हो गया आपका अमूर्त कब्जा। इसके बाद आता है समवर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जे का मतलब होता है जब एक ही चीज़ पर दो लोगों का कब्जा होता है, यानी एक चीज़ के दो कब्जाधारी होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे दो भाइयों का कब्जा है, प्रॉपर्टी के कागजात में भी दोनों भाइयों का नाम है, दोनों समान कब्जाधारी हैं, तो उस कब्जे को क्या कहा जाएगा? समवर्ती कब्जा, क्योंकि दोनों समान रूप से उसके कब्जाधारी हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिकूल कब्जा। अगर प्रतिकूल पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे की बात करें, तो होता क्या है कि प्रतिकूल का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे की चीज़ पर ऐसे कब्जा रखता है, मान लीजिए वो उसकी अपनी ही हो, मतलब ऐसे दिखाता है कि वो उसका खुद ही मालिक है, जबकि मालिक उसका कोई और होता है, तो
जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ से कब्जा तो रखता है लेकिन बाद में खुद ही उसका असली मालिक बनता है, तो उसे कहते हैं हम प्रतिकूल कब्जा। जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेता है और हथियाने के बाद कहता है कि मैं ही इसका मालिक हूँ, तो इसे कहा जाता है प्रतिकूल कब्जा। इसे हम कब्जे का हथियार भी कहते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस वाले कब्जे के बारे में, कब्जे का हथियार। तो आए तो थे आप दूसरे की प्रॉपर्टी पर उसकी तरफ से, बट आपने एक तरीके से, गलत तरीके से आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको बोलेंगे प्रतिकूल कब्जा। एक होता है तथ्यत और विधिक कब्जा। अब ये वाला जो कब्जा है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पोजेशन इन फैक्ट और इसको बोलते हैं पोजेशन इन लॉ। अब इसको भी हमें एक एग्जाम्पल से समझना होगा। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति एक मकान का मालिक है और बी जो है वो उसका सर्वेंट है। अब ए कुछ टाइम के लिए उस मकान को बी को कब्जे के लिए दे देता है, क्योंकि उसने अपने सर्वेंट को थोड़े टाइम के लिए दे दिया। अब यहाँ पर ये जो कब्जा है जो उसने अपने सर्वेंट को दिया है और सर्वेंट ने अपने मालिक से जो कब्जा लिया है उसको बोलेंगे पोजेशन इन फैक्ट, यानी कि तथ्यत कब्जा। और उसके पास जो कब्जा है उसे आप तथ्यत कब्जा बोलोगे। जो अब मान लीजिए वही कब्जा वापस चला जाता है मालिक के पास। अब ए ने वापस ले लिया नौकर से उस मकान को, तो क्या होगा, वो जो कब्जा अब ए के पास चला जाएगा वो होगा विधिक कब्जा। क्यों माना जाएगा उसको विधिक कब्जा? क्योंकि ए उसका असली मालिक भी है और अब कब्जा भी उसके पास चला गया। तो मालिक के पास असली चीज चली गई, उसको कब्जा भी मिल गया और वो पहले से ही उसका ओनर था, तो उसको बोलेंगे लीगल पोजेशन जो होगा। तो यहाँ ये दोनों अंतर जो हैं आपको समझ आ गए होंगे। एक तरह का कब्जा होता है आणविक कब्जा। इसका मतलब है कि किसी संपत्ति या वस्तु पर बिना आपका वास्तविक कंट्रोल नहीं है, मतलब आपका वास्तविक कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी आपका उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कमरे में ताला लगाया और ताला लगाकर चाबी दे दी किसी व्यक्ति को कि घर के तो क्या हुआ, आपने जिसको चाबी दी उसका कब्जा तो नहीं होगा, बल्कि कब्जा किसका माना जाएगा? जिसने ताला लगाकर चाबी दी। तो भले ही आपके पास चाबी ना हो उसकी, लेकिन कब्जादार तो आप ही माने जाओगे, वो नहीं माना जाएगा जिसे आपने चाबी दी है ताला लगाकर। तो आई होप आपको जितने भी तरह के कब्जे होते हैं वो सब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारे प्रकार जो हैं वो कब्जे के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अब बात करते हैं कब्जे से संबंधित सिद्धांतों की, यानी कि कौन कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्होंने कब्जे से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बताया है। थोड़े से सिद्धांत और क्वेश्चन को जब आप लॉन्ग करके लिखते हो तो आपके जो कॉपी है, जो मतलब जो भी आप आंसर लिखते हो उसमें जब आप सारी बातें लिखते हो, मान लीजिए आपके सामने पोजेशन का ही क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में, और आप अगर सारे पॉइंट वहाँ पर लिख के आते हैं कि इससे रिलेटेड सिद्धांत क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, तो वहाँ पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो कब्जे से रिलेटेड सिद्धांत भी हमें जानने चाहिए। तो सबसे बात करते हैं सेविनी के कब्जा संबंधी सिद्धांत की। सेविनी ने कब्जे के संबंध में सिद्धांत को देते हुए दो आवश्यक तत्व बताए हैं कब्जे के, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक उन्होंने बताया है फिजिकल यानी कि भौतिक तत्व, और दूसरा उन्होंने बताया है मेंटल यानी कि मानसिक तत्व। इन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ पर कब्जा रखना है तो ये दो चीज़ें तो बेसिक रूप से होनी चाहिए। आपका उस चीज़ पर फिजिकल कंट्रोल भी हो और आपके पास उस चीज़ को धारण करने का, उसको अपने पास रखने का इंटेंशन या इरादा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बताई हैं सेविनी ने, और ये पहले ही हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगले जूरिस्ट हैं कब्जे संबंधी सिद्धांत में इहरिंग। इहरिंग ने कहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में मालिक की तरह व्यवहार करता है, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई पेन है या आपके पास कोई बुक है, और वो बुक पर आप ऐसे दिखाते हो सामने वाले को कि वो मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका ओनर हूँ, तो उस चीज़ पर उसका जो कब्जा है उस व्यक्ति का, जिसने ऐसे दिखाया है कि ये बुक मेरी है या ये पेन मेरा है, तो वो उसका कब्जा तब तक बना रहता है जब तक कानून के नियमों के द्वारा उसके कब्जे को अमान्य ना कर दिया जाए। यानी कि कानून ने अगर उसका कब्जा ख़त्म कर दिया तो उसका कब्जा ख़त्म हो जाएगा, वरना वो तब तक उसका मालिक रहेगा। ये कहना है इहरिंग का। तो इहरिंग ने बहुत ही सिंपली तरीके से अपने सिद्धांत को दिया है। और इसके बाद आते हैं होम्स के अगर कब्जा संबंधी सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने भी सेविनी की तरह ही कब्जे के लिए कॉर्पस और एनिमस यानी कि कब्जे के लिए
काय और आश्य दोनों सिद्धांतों को इम्पोर्टेंस दी है। इनका भी यही कहना था कि कब्जे के लिए दोनों का होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल कंट्रोल हो और चाहे इंटेंशन हो। सामंत की अगर बात करें तो इन्होंने दोनों कब्जों के बीच में अंतर बताया है। कौन से कब्जे? एक तो पोजेशन इन फैक्ट और एक पोजेशन इन लॉ, यानी कि जो कब्जे अभी हमने दोनों ऊपर डिस्कस किए हैं, तथ्यत कब्जा और विधिक कब्जा, कि कौन सा लीगल पोजेशन होता है और कौन सा पोजेशन इन फैक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंस किस जूरिस्ट ने बताया है, तो वो बताया है सामंत ने। इन्होंने कहा है कि जो पोजेशन इन लॉ होता है, जो विधिक कब्जा होता है, वो एक तरीके से काल्पनिक होता है। मतलब इन्होंने उसको कहा है कि काल्पनिक होता है, ये वास्तविक नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने कब्जे को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये कब्जे के दो पार्ट को मान्यता देते हैं। एक ये मानते हैं मूर्त कब्जे को और दूसरा मानते हैं अमूर्त कब्जे को। तो मूर्त और अमूर्त कब्जे में जो बंटवारा किया है वो सामंत ने किया है। तो चारों जूरिस्ट ने अलग अलग तरह की थ्योरी दी है कब्जे के विषय में। ये भी हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो और क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कब्जे के अर्जन की, कि कब्जा आप कैसे अचीव करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो तीन तरीके से कब्जा कोई व्यक्ति कर सकता है किसी चीज़ पर। पहला है ग्रहण द्वारा। ग्रहण मीन्स टेकिंग, इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग। जैसे मान लीजिए कोई जंगली जानवर है, जंगली जानवर बाहर फिर रहा था, आपने उसको उठा लिया, पाल लिया, आप उसे अपने पास रख रहे हो, आपने किसी की उसके लिए सहमति नहीं ली, लेकिन फिर भी आपका उस पर कब्जा होगा, क्योंकि आपने वो जो चीज़ है वो ग्रहण करके ली है। जैसे जब कोई चीज़ पहले से ही मान लीजिए किसी की सहमति के बिना ही आप ले लेते हो, तो कब्जा जो है वो ग्रहण द्वारा अर्जित करना कहा जाता है। और जब कोई चीज़ आप ग्रहण करते हो तो जो किसी के कब्जे में पहले से नहीं थी, तो उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको जंगली जानवर का एग्जाम्पल दिया है ना, और आपने उसे पाल लिया, बड़ा कर लिया, तो वो हो जाएगा टेकिंग के माध्यम से कब्जे को ग्रहण करना। दूसरा होता है परिधान। परिधान का मतलब किसी ने आपको कोई चीज़ ऐसे ही डिलीवर कर दी, डिलीवरी के द्वारा। ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है वास्तविक, यानी कि एक्चुअल में किसी ने आपको कोई चीज़ दी हो, और दूसरा होता है आपका आन्वयिक। आन्वयिक कब्जा वैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, बट ये तो लेने के तरीके में आ जाएगा। आन्वयिक को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव और वास्तविक को बोलेंगे एक्चुअल। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में जैसे मान लीजिए ए है, वो अपनी घड़ी बी को बेचता है, तो यहाँ पर एक्चुअल होगा, जो व्यक्ति जो कब्जा लेगा उसकी घड़ी का, वो एक्चुअल कब्जा होगा, क्योंकि उसने सीधा सीधा गया और उसको अपनी घड़ी दे दी, उसने अपनी इच्छा से उस घड़ी को बेचा है, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल में जो कब्जा लेता है। दूसरा होता है आन्वयिक तरह का कब्जा। इसमें क्या होता है कि एक मकान की चाबी एक व्यक्ति किसी को इस इरादे से देता है ताकि मकान का कब्जा दूसरे दे दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कब्जा कैसा कहलाएगा? ये कब्जा कहलाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव। तो वहाँ तो कोई व्यक्ति घड़ी में जो हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें तो कोई व्यक्ति सीधा सीधा किसी को अपनी घड़ी दे रहा है, तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल जो आप डिलीवर कर रहे हो किसी को कब्जा। और आन्वयिक में हो गया दूसरे तरीके से, मकान की चाबी जो आपने दी है वो इस आशय से दी है ताकि मकान का कब्जा आप दूसरे को दे रहे हो, तो चाबी के माध्यम से आपने दिया है, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव। तीसरा तरीका है आपका लॉ के द्वारा। अब लॉ के द्वारा जब कब्जा लिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के हाथ से हटकर दूसरे के हाथ में जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र होता है वो कोर्ट के ऑर्डर से होता है, और इसे कहते हैं विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा किसी चीज़ पर कब्जा रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी जो उसके लीगल हायर्स पर जाती है, उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उन पर जो भी कब्जा जाता है लॉ के ऑर्डर के द्वारा, क्योंकि कोर्ट ही उनको उस चीज़ पर कब्जा दिलाता है, कानूनन उनको उस चीज़ का कब्जा मिलता है जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टी पर, तो उसको कहेंगे विधि के द्वारा कब्जा प्राप्त करना, यानी कि बाय लॉ। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपका जो कब्जे का टॉपिक है वो पूरा ख़त्म होता है कि कब्ज़ा देखिए तीन तरीके से अर्जित किया जा सकता है, कब्ज़े से रिलेटेड सिद्धांत कौन कौन से हैं, कब्ज़ा कितने टाइप्स का होता है, कब्ज़े के लिए मेन एलिमेंट्स क्या हैं वो भी हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, कब्ज़े की हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है जहाँ से चांसेस है कि कब्ज़ा और ओनरशिप में क्या संबंध है या दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में जब हम ओनरशिप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।